हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि इधर कुछ दिनों से एग्ज़ाम के कारण क्लासेस मिस हो रही हैं, बट अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे। आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए। पहले से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और थ्योरी के क्लासेस डाल दिए गए हैं। आप चाहें तो जाके उन क्लासेस को और प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो ये सारे ही मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए आते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज जो क्वेश्चन है वो केवल क्वेश्चन आंसर नहीं है, साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डाले गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाई या फिर निटिंग? बिनाई को निटिंग भी बोलते हैं, बुनाई को निटिंग भी बोलते हैं। जिनिंग या फिर गिनिंग? गिनिंग को हम ओटाई भी बोलते हैं। और कताई, कताई को स्पिनिंग भी बोलते हैं और बुनकरी को वीविंग भी बोलते हैं। तो रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। इसे इंग्लिश में हम स्पिनिंग भी बोलते हैं। तो चलिए आते हैं अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। तो उसका सही आंसर था कताई। कताई और स्पिनिंग दोनों को याद रखेंगे। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं। कताई एक प्रक्रिया है जो कपड़ा उद्योगों के एक प्रमुख भाग के रूप में की जाती है। यह बहुलक रेशा बनाने के निर्माण की प्रक्रिया है। कताई प्रक्रिया में रेशे को कपास के द्रव्यमान से खींचा जाता है और मुड़ाया जाता है, जो उन्हें एक यान बनाने के लिए एक साथ लाता है। रिंग, रोटर, एयर जेट कपड़ा उद्योग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्पिनर हैं। अब बुनाई के बारे में देख लेते हैं। बुनाई कपड़ा उत्पादन की एक विधि है जिसमें रेशा या फिर कपड़े बनाने के लिए यान या फिर धागे के दो अलग अलग सेटों को समकोण पर इंटरलैस किया जाता है। गिनिंग, गिनिंग जिसे हमने जिनिंग देखा था, गिनिंग, जिनिंग या फिर ओटाई कपास को बीज से अलग, मतलब कि बीज और उसके कचड़े से उसे अलग करने के लिए कपास के रेशे को गिनिंग, ओटाई या फिर जिनिंग किया प्रोसेस किया जाता है। नाम को ध्यान में रखेंगे। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कथन में दिया हुआ है सूती कपड़ा उद्योग पूरे भारत में फैला हुआ है, हालांकि कपास का उत्पादन केवल कुछ भागों में किया जाता है। इसका कच्चा माल भी निर्माण के दौरान भार कम नहीं करता है। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी कथन सत्य है, कारण असत्य है, ऐसे ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। हाँ, तो इसका दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सूती कपड़ा उद्योग पूरे भारत में फैला हुआ है, हालांकि कपास का उत्पादन केवल कुछ भागों में किया जाता है। एंड इसका कच्चा माल भी निर्माण के दौरान भार कम नहीं करता। ये दोनों ही पॉइंट सही है। चलिए आते हैं हम अब थोड़े इसके बारे में देख लेते हैं। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल होता है जो विनिर्माण प्रक्रिया में अपना भार कम नहीं करता। इसलिए कारण सत्य होगा जो हमने क्वेश्चन में देखा था। और भारत में कपास क्षेत्र को कपड़ा उद्योग मानव निर्मित रेशे के, मतलब कपड़ा उद्योग मानव निर्मित रेशे के बाद में दूसरा सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है। एंड वैश्विक कुल 18% पर भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश है। एंड भारत में कहाँ होता है? तो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। इसलिए अभी कथन भी सत्य था। चलिए आते हैं एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य कपास के माल
का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र राज्य में कपास मिलों की एक उच्च एकाग्रता में स्थानीय कारक है। कच्चे माल की उपलब्धता महाराष्ट्र राज्य कपास के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। कपास के लिए जलवायु, मुंबई शहर जहां स्थित है, अधिकांश सूती मिलों में हवा में पर्याप्त नमी के साथ हल्की जलवायु होती है, इसलिए वहां की धागा बार बार नहीं टूटता है। चलिए आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल की स्थापना की गई थी? तो मद्रास, दिल्ली, बंगाल या फिर बॉम्बे। तो 1854 डेट को ध्यान में रखेंगे। भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल की स्थापना की गई थी? मतलब कि 1854 में पहली कपास मिल की स्थापना की गई थी, लेकिन कहाँ? तो वो की गई थी बॉम्बे में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो की गई थी बॉम्बे में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। तो 22 फरवरी 1854 को भारत की पहली कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्योगों में से एक भारतीय कपड़ा उद्योग है। कावासाजी नानाभाई डावर ने 1854 में बम्बई में पहली भारतीय कपास मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल खोली थी। लंकाशायर मिल मालिकों के विरोध को अंततः कपड़ा मशीनरी के ब्रिटिश निर्माताओं के समर्थन से ऑफसेट किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कपास मिलों की प्रगति। तो बम्बई में लगभग 84 मिलों की स्थापना 1990 तक पारसी और गुजराती व्यापारियों द्वारा की गई थी। शहरों में मिलों का निर्माण और विकास शुरू हुआ और अहमदाबाद में पहली मिल 1861 में शुरू हुई। कपास मिलों की वृद्धि ने जनशक्ति की मांग की। गरीब किसान, कारीगर और खेतिहर मजदूर मिलों में काम करने लगे। भारत के कपास उद्योग को ब्रिटेन से आयातित सस्ते वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर देशों में सरकार ने आयात पर भारी शुल्क लगाने और लागू करने से औद्योगिकरण का समर्थन किया, जिसने प्रतिस्पर्धा और संरक्षित शिशु उद्योगों को समाप्त कर दिया। शिशु उद्योग मतलब छोटे उद्योग। भारत में कॉटन फैक्ट्री उत्पादन के विकास में पहला बड़ा उछाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब ब्रिटेन से कपड़ा आयात में गिरावट आई थी और भारतीय कारखानों को सैन्य आपूर्ति के लिए कपड़े का उत्पादन करने के लिए कहा गया था। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास कपड़ा मिलों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो कताई, बुनाई, डिजाइन या फिर उटाई। अभी हमने इसको बड़े अच्छे से समझा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। आई होप कि आपने ध्यान दिया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कपास कपड़ा मिलों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो मिलों में नहीं की जाती, मतलब यानी कि मिल में जाने से पहले कर ली जाती है, तो वो कौन सी होती है? कताई तो होगी नहीं, बुनाई भी नहीं होगी और डिजाइन भी नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों प्रोसेस मिलों में की जाती है। और उटाई जो है वो मिल से बाहर की जाती है। उटाई में क्या किया जाता है? तो कपास के रेशे को उसके बीजों से अलग किया जाता है। उटाई हुआ, गिनिंग हुआ, जिनिंग हुआ, हमने इससे पहले देखा था। तो ये तीनों वर्ड सेम है, तीनों का अर्थ भी सेम होता है। कपास के रेशे को उसके बीज से अलग करना, कपास में मौजूद कचरे को उससे अलग करना। देख सकते हैं आप आंसर, उटाई। चलिए आते हैं, इसके डिटेल्स देख लेते हैं, इसके की पॉइंट देख लेते हैं। उटाई कपास के बीज और अवशेष को हटाने की प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। यह शब्द कॉटन गिन से आता है, जिसका आविष्कार 1974 में एली विटनी ने किया था। आधुनिक उटाई, जैसे कि उटाई को गिनिंग, जिनिंग भी बोलते हैं,
तो आधुनिक ओटाई या फिर गिनिंग में कपास को पहले नमी को हटाने के लिए सुखाया जाता है, फिर किसी भी वर्ष उपजी पत्तियों या अन्य विदेशी पदार्थों को हटाने के लिए साफ किया जाता है। विदेशी नहीं, या फिर विशुद्ध जैसे कि पत्तियाँ वगैरह जो भी जाके अगर उसमें फंस जाते हैं सुखाने के दौरान, उनको हटाने के लिए, साफ करने के लिए ओटाई की जाती है। सूती कपड़ा मिल में ओटाई या फिर गिनिंग नहीं की जाती है, क्योंकि उस वहाँ जाने से पहले ही ये प्रक्रिया कर ली जाती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कताई एक घुमावदार तकनीक है जहाँ रेशे को निकाला जाता है, घुमाया जाता है और अटेरने पे घुमाव किया जाता है। बुनाई कपड़ा उत्पादन की एक विधि होती है जो दो अलग अलग सूत या फिर धागों को वस्त्र या कपड़े के निर्माण के लिए सही कोण पर जोड़ा जाता है। अनुदैर्ध्य धागों को ताना कहा जाता है। पार्श्व धागे को बुनकर या फिर भराई कहा जाता है, बाना भी कहा जाता है। इसको ताना, इसको बाना कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। ऐतिहासिक रूप से किसे भारत से निर्यात किया गया था? मसाले को, कलाकृतियाँ, चाय या फिर महीन सूती कपड़ा। तो ऐतिहासिक रूप से इनमें से किसे भारत से निर्यात किया गया था? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, डिटेल्स भी देखा। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप आंसर इजीली लगा बैठेंगे। तो ऐतिहासिक रूप से निम्न में से किसे भारत से निर्यात किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महीन सूती कपड़ा को। अभी हमने देखा था ना कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश वालों ने सैनिकों के लिए वस्त्र बनाने की जिम्मेदारियां दी थी, उसी समय कपास का जो हमारा उद्योग था वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा था। इससे पहले उस पर इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए जाते थे कि वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाते थे। आइए देख लेते हैं हम अच्छे से। निर्यात का अर्थ है कि व्यापार के उद्देश्य से कानूनी तरीके से किसी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करना। घरेलू उत्पादकों द्वारा विदेशी उपभोक्ताओं को निर्यात माल उपलब्ध कराया जाता है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय निर्यात का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में भारत विश्व के अन्य भागों में मसालों का निर्यात करता था। भारत अपने वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध था, जो कि 16वीं शताब्दी में निर्यात के लिए एक प्रमुख वस्तु थी। कपड़ा और कपास गुजरात से अरब देशों को निर्यात किया जाता था। मुगल काल के दौरान भारत ने विभिन्न कीमती पत्थरों जैसे कि हाथी का दांत, मोती, कछुआ पत्थर आदि का निर्यात किया, लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय निर्यात में गिरावट आई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अब देख लेते हैं कुछ। अतः ऐतिहासिक रूप से भारत से बढ़िया सूती निर्यात किए जाते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को शायद हमने देख लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कताई या फिर स्पिनिंग कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके डिटेल्स को भी हमने देखा था वहाँ, तो आई होप यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में कपास बीज विलायक और निष्कर्ष संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रतलाम, उज्जैन, इंदौर या फिर देवदास। तो मध्य प्रदेश में कपास बीज विलायक और निष्कर्ष संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। चलिए आते हैं, इसके डिटेल्स को भी देख लेते हैं। इसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं। कपास बीज विलायक और निष्कर्षण संयंत्र मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1963 से 64 में हुई थी। उद्देश्य था इसका कपास बीजों से तेल निकालना। कपास मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। यह एक खरीफ फसल में आती है। कपास खरीफ फसल में आती है। इसकी खेती मालवा क्षेत्र के काली मिट्टी और नर्मदा ताप्ती नदियों की मिट्टी में की जाती है। मुख्य उत्पादन क्षेत्र है इसके इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, शाजापुर,
देवदास या फिर राजगढ़ और सीहोर। एडिशनल इसके इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कपास के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम। कपास जून में बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर में काटा जाता है। यह उष्णकटिबंधीय एंड उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे विकसित करने के लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यह कम वर्षा मतलब कि 50 से 100 सेंटीमीटर क्षेत्र में बढ़ता है। जहाँ कम वर्षा होती है मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षाएं होती हैं, वहाँ पे ये बढ़ता है। एंड कठोर डंठ फसल को नुकसान पहुँचा सकता है। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं कपास को, हाँ ये तो हमने देख लिया था। ये कपास की पिक्चर्स है, ऐसे ही निकले रहते हैं। इसी को अलग निकाल के अलग करने को ओटाई या फिर गिनिंग कहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कपास भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद चीन और अमेरिका का स्थान है। भारत में वर्ष 2019 और 20 में 6.42 मिलियन मार्पीय टन कपास का उत्पादन होता है। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। राजस्थान को किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एलटी में आ सकता है और इस पॉइंट को डाला गया। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आगे आपको दिखेंगे। किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोटा, पाली, भीलवाड़ा या फिर ब्यावर? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान में कपड़े बनाने का उद्योग बहुत ही पुराना है। हालांकि पहला कारखाना 1889 में ब्यावर और अजमेर में स्थापित किया गया था, लेकिन भीलवाड़ा जिला राजस्थान में सूती कपड़ों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। अब देखते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का एक शहर है। यह भारतीय राज्य राजस्थान में टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। इसे कपड़ा शहर की संज्ञा दी गई है। चूंकि यह सूती कपड़ों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। कोटा अपने प्राचीन स्थापत्य स्थलों, खूबसूरत उद्यानों और चंबल नदी के किनारों के स्थलों के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में यह आईआईटी कोचिंग कक्षाओं के लिए एक केंद्र भी बन गया है। प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे भारत में कई छात्र यहाँ पे आते हैं। एंड पाली को दूध से बने गुलाब हलवा नाम मिठाई के लिए जाना जाता है। यह अपने कपड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध रहा है। सूती और सिंथेटिक कपड़े और कच्चा धागा बहुत सस्ते दर पर भारत के अन्य राज्यों में निर्यात किए थे। ब्यावर एक खनिज युक्त क्षेत्र स्थित है। यह उत्तरी भारत में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भीलवाड़ा शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे कपास, अधिकतम मात्रा में कपास की खेती की जाती है। अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे राजस्थान क्षेत्र में यह भारतीय राज्य में टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। इसे कपड़ा शहर की संज्ञा दी गई है। चूँकि यह सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए पहला स्थान रखता है, इसलिए राजस्थान का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1856, 1857, 1858 या फिर 1859 में। तो ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संगठन की स्थापना 1857 में की गई थी। चलिए आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1860 से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था। अमेरिकी आपूर्ति पर इस निर्भरता को लेकर ब्रिटिश कपास निर्माता लंबे समय से चिंतित थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संगठन की स्थापना हुई। 1859 में मैनचेस्टर कपास कंपनी का गठन किया गया था। इसलिए विकल्प 2 सही है, जो कि 1857 आंसर में दिया गया है।
उनका उद्देश्य दुनिया के हर हिस्से में कपास उत्पादन को बढ़ावा देना था जो इसके विकास के लिए अनुकूल हो। भारत को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता था जो अमेरिकी आपूर्ति के खत्म हो जाने पर लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। भारत के पास उपयुक्त मिट्टी, कपास की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और सस्ता श्रम था। 1861 में अमेरिका गृह युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन ने कपास के हलकों में दहशत की लहर फैल गई एंड अमेरिका से कच्चे कपास का आयात घटकर 3% से भी कम रह गया। ब्रिटेन को कपास के निर्यात बढ़ाने के लिए भारत और अन्य जगहों पर उन्मत्त संदेश भेजे गए। बम्बई में कपास व्यापारियों ने आपूर्ति का आकलन करने और खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कपास जिलों का दौरा किया। जैसे ही कपास की कीमतें बढ़ी, ब्रिटिश मांग को पूरा करने के लिए निर्यात में वृद्धि हुई। इसलिए शहरी साहूकारों को अग्रिम दिया गया, जिन्होंने बदले में उन ग्रामीण साहूकारों को ऋण दिया। उन्होंने उपज को सुरक्षित करने का वादा किया था एंड इस घटना को दक्कन के ग्रामीण इलाकों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वही है। कपास के साथ लगाए गए प्रत्येक एकड़ के लिए उन्हें 100 अग्रिम रुपए भी दिए गए और साहूकार लंबी अवधि के लिए ऋण के लिए इच्छुक थे। 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक भारत से आयात होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोचड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो मोचड़ी के बारे में देख लेते हैं। यह कपड़े पर एक हस्तशिल्प है, या धातु पर हस्तशिल्प है, या चमड़े पर हस्तशिल्प है, या एक मूर्ति कला है? तो आप बताएं मोचड़ी, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे आई थिंक। तो मोचड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह चमड़े पर की जाने वाली एक हस्तशिल्प कला है। मोचड़ी यह चमड़े पर हस्तशिल्प है। यह अपनी कढ़ाई और हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के जोधपुर जिले में प्रसिद्ध है। अतिरिक्त जानकारी है कि जयपुर की नगरी भी चमड़े के हस्तशिल्प है। जयपुर की नगरी भी चमड़े के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। भीनमाल में कढ़ाई वाले जूते मारवाड़ में प्रसिद्ध है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के वाणिज्य हस्त निर्मित उत्पाद नहीं है? तो मोजरी, आयरन रेलिंग, ब्लू पॉटरी या फिर जाडो पाटिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाडो पाटिया। ये सारे ही हैं, तीनों हैं, लेकिन जाडो पाटिया नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान कला और शिल्प के मामले में देश के सबसे अमीर अग्रणी राज्य में से एक है। राजस्थान हस्तकला चित्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान की कुछ पेंटिंग और हस्तशिल्प आइए देखते हैं उनके बारे में। मोजरी, जिसके बारे में हम अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यह एक हस्तकला के जूते की शैली है। यह मोजरी बनाने की कला पूरे जयपुर में प्रसिद्ध है। यह पारंपरिक रूप से कारीगरों द्वारा चमड़े का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ऊपरी भाग चमड़े या वस्त्र के एक टुकड़े से बने होते हैं एंड पीतल के नाखूनों, कौड़ी के गोले, दर्पण, घंटियों और सिमेरिक मोतियों से अलंकृत होते हैं। लोहे की रेलिंग जो कि है राजस्थान की, तो लोहे की रेलिंग लोहे की बनीवाड़ है। यह जयपुर और जोधपुर दो स्थानों के कच्चे लोहे की रेलिंग की प्रसिद्ध है। यह ढलवा लोहे से बना होता है जो कम नमनीय और काफ़ी भंगुर होता है। ढलवा लोहे भी जटिल आकृति का उत्पादन कर सकता है, लेकिन इन्हें हथौड़ा मारने के बजाय संपीड़ित रेत के सांचों में उपयोग के माध्यम से बनाया जाता है। जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जा रहा है रुक के, और जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है उसे सरसरी नज़रों में आपको बताया जा रहा है, ताकि अगर ध्यान में रहेगा और हो सकता है बाई लक क्वेश्चन पूछ दे तो हम आंसर टिक कर ले जाएंगे। ब्लू पॉटरी को जयपुर के पारंपरिक शिल्प के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह उत्पत्ति तुर्की और पर्शियन द्वारा की गई है। बुल पॉटरी का नाम आँख को पकड़ने वाली
ब्लू डाई से आता है, जिसका इस्तेमाल बर्तनों को रंगने के लिए किया जाता है। जयपुर नीली मिट्टी के बर्तनों में चमक होती है और ये कम ताप वाले होते हैं। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों के लिए आटा, क्वार्टज, स्टोन पाउडर, ग्लास, मुल्तानी मिट्टी को अमरे भी बोलते हैं, बोरेक्स, गोंद और पानी को मिलाकर तैयार किया जाता है। की पॉइंट देख लेते हैं। जादू पाटिया जो कि हमने आंसर में टिक नहीं किया था और हमारा आंसर यही सही था क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कि जादू पाटिया क्यों नहीं है। तो यह झारखंड राज्य की एक पारंपरिक पेंटिंग है। जादू पाटिया यह आधुनिक महाविद्यालय बनाने का एक पारंपरिक रूप है। इसमें रंगीन कपड़े के छोटे टुकड़े काट दिए जाते हैं और किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। जादू कपड़ा पाटिया टुकड़ा होता है। जादू पाटिया राजस्थान की एक पारंपरिक हस्तकला के नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनाकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो मीनाकारी क्या यह एक भारत की स्वदेशी कला नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है क्या है या नहीं है। मुगल काल में जयपुर इस कला का केंद्र बना। उत्पाद को शिल्प करने के लिए इसे कारीगर की एक टीम की आवश्यकता होती है। हीटिंग इस कला का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो मीनाकारी के कथन में ये सारे ही सही है, बस ऑप्शन ए को छोड़ के, क्योंकि यह एक भारत की स्वदेशी कला नहीं है। बाकी ये सारे ही हैं, ये तीनों ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मीनाकारी में विभिन्न खनिज पदार्थों के टुकड़ों को फिक्स करके धातु की सतह को रंगना या फिर सजाना शामिल है। यह एनामेलिंग के साथ धातु को सजाने की एक कला है। यह धातु सजावट के सबसे आकर्षक और तकनीक माना जाता है। पहले यह केवल सोने पर किया जाता था, बाद में चांदी, तांबा जैसे धातुओं को भी शामिल किया गया। भारत में मुगलों द्वारा इस कला को पेश किया गया था, अतः विकल्प एक सही नहीं होगा। एंड अंबर के राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के दौरान मीनाकारी को राजस्थान में लाया। वह लाहौर के मुगल महल में कुशल मीनाकारों को लाया और उन्हें जयपुर में स्थापित किया, जो मीनाकारी का केंद्र बन गया। क्राफ्टिंग की प्रक्रिया में उच्च स्तर के कौशल और संतुलन की आवश्यकता होती है। धातु का एक टुकड़ा जिस पर मीनाकारी की जाती है 1 लाख छड़ी पर तय किया जाता है। फूलों, पक्षियों, मछलियों आदि नाजुक डिजाइन इस पर उकेरी जाती है। उकेरी मतलब बनाई जाती है। इसे खांचे का निर्माण होता है जो रंग धारण करता है। आवश्यक रंग के ताम, चीनी, धूल को तब खांचे में डाला जाता है और प्रत्येक रंग को व्यक्तिगत रूप से निकाल दिया जाता है। भट्टे की गर्मी से पिघल जाता है और रंगीन तरल खांचे में समान रूप से फैल जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक सभी रंगों को लागू नहीं किया जाता। जिन रंगों में उच्च प्रतिरोध होता है उन्हें पहले लगाया जाता है, क्योंकि वे प्रत्येक अतिरिक्त रंग के बाद फिर निकाल दिए जाते हैं। और सफ़ेद रंग पहले लगाया जाता है और आखिर में लाल रंग लगाया जाता है मीनाकारी में। चलिए देखते हैं। अंतिम रंग लागू होने के बाद एगेट से ठंडा किया जाता है एंड विभिन्न रंगों से भरे खांचे की गहराई को चमक निर्धारित की जाती है। सिल्वर और गोल्ड दोनों और मीनाकारी के लिए आधार के रूप में किया जा सकता है। मीनाकारी कारीगरों का एक टीम के साथ काम करता है। मीनाकारी आमतौर पर कुंदन आभूषण के विपरीत दिशा में की जाती है। मीनाकारी को निम्नलिखित कलाकारों के साथ काम करना पड़ता है। सुनार, उत्कीर्णक, रूपकार, वह जड़ियों जो कुंदन या सोने पर रत्न लगाते हैं उनके साथ तैयार उत्पाद इन विभिन्न शिल्पकारों और उनकी तकनीकी की विशेषज्ञता का रत्न है। जयपुर मीनाकारी का मुख्य केंद्र है। लाल, हरे और सफ़ेद जैसे पारंपरिक मुगल रंग जयपुर के ताम, चीनी की कला पर हावी है। मीनाकारी से संबंधित अन्य स्थान है नाथद्वार, बीकानेर, उदयपुर अपनी चांदी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ कांच ताम चीनी के लिए जाना जाता है। मीनाकारी के लिए दिल्ली और बनारसी भी महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसे ग्राम उद्योग नहीं माना जाता है? तो जूट को, मधुमक्खी पालन को, तार गुड़ को या फिर उर्वरक को। इसके आंसर भी काफ़ी इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर टिक कर देंगे। तो किसे ग्राम उद्योग नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन डी उर्वरक को। जूट की खेती होती है, आप सब जानते हैं। मधुमक्खी पालन भी खेती में आता है, तारगुड़ा भी आता है। उर्वरक नहीं आता है। अब देख लेते हैं उर्वरक क्यों नहीं आता है। तो उर्वरक को ग्राम उद्योग नहीं माना जाता है। खादी ग्राम उद्योग आयोग है, यह भारतीय संविधान के तहत वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। आयोग खादी ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 में स्थापित किया गया था। नारियल के रेशे यह नारियल के बाहरी भूसी से लिया गया एक मोटा रेशा होता है। इसका उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे आदि बनाने में किया जाता है। मधुमक्खी पालन को मधुमक्खी पालन या फिर इसको एक और वर्ड बोलते हैं जो कि अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। वो बोला जाता है, मधुमक्खी पालन बोला जाता है। शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के पालन को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। ताड़ गुड़, यह ताड़ के पेड़ों से प्राप्त गुड़ है। इसे पाम शुगर के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देख रखा है, एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। वनस्पतिक तेल उद्योग, सूती उद्योग, मत्स्य तेल उद्योग या फिर चर्म उद्योग। तो कौन सा कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य तेल उद्योग। ये सारे ही आएंगे। अब ये क्यों नहीं आएगा, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को विभाजित किया गया है, देख लेते हैं। कृषि आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, वन आधारित उद्योग तथा समुद्र आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग अपने कच्चे माल के रूप में पौधे और पशु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चमड़ा उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। मत्स्य तेल का निर्माण और समुद्री भोजन का प्रसंस्करण समुद्री आधारित उद्योगों के उदाहरण है, इसलिए ये सही नहीं होगा। मत्स्य तेल उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी डैश में स्थापित किया गया था? सूरत, मद्रास, बंगाल या फिर बॉम्बे। तो कहाँ पे स्थापित किया गया था? इसके आंसर हम इधर देख लेते हैं। तो सूरत। भारत में पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी सूरत में स्थापित किया गया था। जॉन मिडनॉल पहले ब्रिटिश अन्वेषक जिनके भारत के लिए थलचर यात्रा की थी। यह आपके एलटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय श्री जॉन राजदूत थे। भारत में 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन शासन 28 जून 1858 को शुरू हुआ। प्रथम भारतीय कारखाना 1612 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। अब सूरत कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण और कपड़ा और सोने के निर्यात के कारण व्यापार का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, कहाँ कहाँ क्या और किस नाम से खुला था। तो ब्रिटिश ने भारत में पहली कंपनी मतलब कि कारखाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मछलीपट्टनम आधुनिक आंध्र प्रदेश में की थी। मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कपास, इंडिगो डाई, रेशम नामक सॉल्टीपीटर बारूद में एक घटक होता है। अफीम और चाय का कारोबार करता था। 1612 में सूरत में सुआवली की लड़ाई कंपनी वालों और पुर्तगालों के बीच लड़ाई लग गई। कंपनी के पास एक निर्णायक जीत थी और इसने भारत में एक सर्वोपरि बल के रूप में EIC का उदय किया और पुर्तगाली प्रभुत्व का भी अंत हुआ। चलिए आइए देखते हैं। हाँ, तो कंपनी और स्थापित करने वाला शहर, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने कालीकट में कंपनी स्थापित की थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक्यूवार में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान भारतीय पूंजीपतियों के हाथों में एकमात्र उद्योग था। तो सूती कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में हमने पहले ही देख रखा है अच्छे से।
तो सूती कपड़ा उद्योग हो जाएगा। आंसर ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों होगा। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में एकमात्र उद्योग सूती कपड़ा उद्योग था। वर्तमान में सूती कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। पिछले 4 दशकों के दौरान इस उद्योग की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। देश में वर्तमान में 1719 कपड़ा मिलें हैं, जिनमें से 188 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में है, 147 सहकारी क्षेत्र में है, 1384 निजी क्षेत्र में है। लगभग 3/4 मिलें कताई और 1/4 मिश्रित मिलें थी। मिल क्षेत्र के अलावा कई हजार छोटी कारखाने हैं, जिनमें 5 से 10 करघे हैं। सूती कपड़ों का उत्पादन 3 अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, मिल्स, पावर करघे और हैंडलूम में। चलिए आइए देख लेते हैं हम नेक्स्ट एडिशनल इसके इंफॉर्मेशन। भारत में कपास क्षेत्र वस्त्र उद्योग में दूसरे सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। पॉली मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट गैसलर में स्थापित की गई थी, लेकिन यह मिल बच न सकी, इसे बंद करना पड़ा। पहली सफल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई में 1854 में एक स्थानीय पारसी उद्यमी CN देवर द्वारा स्थापित की गई थी। 1861 में शाहपुर मिल और अहमदाबाद में 1863 में कैलिको मिल भारतीय कपास उद्योग के विकास के अन्य स्थल थे। प्रथम विश्व युद्ध व स्वदेशी आंदोलन और राजकोषीय संरक्षण के अनुदान ने तीव्र गति से इस उद्योग का विकास का समर्थन किया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1862 तक अंग्रेजों के लिए कपास का प्रमुख स्रोत कौन सा देश था? चीन था, यूएसए था, भारत था या फिर जापान था? तो इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख रखा है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि 1857 से पहले यूएसए था और उसके बाद भारत आया। चलिए फिर से इसके बारे में एक बार देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से ध्यान में आएंगी। तो कपास के इतिहास का पता घरेलू ग्रामयान से लगाया जा सकता है। इसने भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1862 तक संयुक्त राज्य अमेरिका अंग्रेजों के लिए कपास प्रमुख स्रोत था। 1850 के दशक के अंत तक ब्रिटेन में खपत होने वाले 800 मिलियन पाउंड कपास में संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाने वाली कपास की हिस्सेदारी की लगभग 77% थी। 1861 में ग्रेट ब्रिटेन ने खुद को न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलियंस, चार्ल्सटन और अन्य अमेरिकी बंदरगाहों में भेजे गए सफ़ेद सोने पर अत्यधिक निर्भर पाया। हमने पहले ही देख रखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका 1862 तक अंग्रेजों के लिए कपास का प्रमुख स्रोत था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कथन और कारक दोनों दे रखा है, तो पहले इसे थोड़ा बड़ा करके अच्छे से देख लेते हैं। तो भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिका कपड़ा उद्योगों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत में आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। अब देख लेते हैं। हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से देख रखा है, तो हमारे लिए इसका आंसर करना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ मिल गया। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों सही है। अब देख लेते हैं कैसे सही है, हालांकि हमने इसको पहले भी देख रखा है। भारतीय कपड़ा उद्योगों का पतन यूरोपीय और अमेरिका कपड़ा उद्योगों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था, और कपड़ा उद्योगों का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ था। ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ये आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। यूरोप और अमेरिका वस्त्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा और ब्रिटेन में सामग्री आयात करते समय लगाए उच्च शुल्क के कारण भारतीय वस्त्रों में गिरावट आई। 1680 के दशक से इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय वस्त्रों का क्रेज उनके सुंदर डिजाइन, बनावट और सापेक्ष सस्तेपन के कारण था।
ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कपड़ा उद्योग में उत्पादन में गिरावट आई थी। अंग्रेजों ने भारतीय बाजार में मशीन निर्मित वस्त्रों की बाढ़ ला दी और कपड़ा सस्ता, किफ़ायती और आसानी से उपलब्ध था। यह हमारे कपड़ा उद्योग के पतन का एकमात्र सबसे बड़ा कारण था। अंग्रेजों ने ब्रिटेन में भारतीय कपड़े के आयात पर कर बढ़ा दिए, इसलिए भारत के निर्यात में भी नाटकीय रूप में गिरावट आई। एंड अंग्रेजों ने भी भारत के बाहर की मिलों को भारतीय कपास का सक्रिय रूप से निर्यात किया, इसलिए भारतीय कपड़ा उद्योग ने कच्चे माल के लिए भी प्रतिस्पर्धा की। एंड पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय वस्त्रों की विभिन्न किस्में बेची गई। उदाहरण के लिए चिस्ट, कोशेसर, खासियम, बंद्रा और जामदानी है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर एंड साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे ही टाइम मिलता है, आपका जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था वो चलेगा ही और साथ में क्लासेस भी दी जाएगी। तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करने की कोशिश करें ताकि हम लाइव आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।